हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण और पारिस्थितिकी के टॉपिक के अंतर्गत जो एक एक करके चर्चा चल रही थी, उसमें हम लोग अभी पिछली कक्षा में स्थल जात तत्व में पढ़ चुके हैं। उस स्थल जात तत्वों में हम विश्व की प्रमुख मिट्टियों की चर्चा कर चुके हैं। अब हम आज भारत की मिट्टियों की चर्चा करेंगे। भारत में मिट्टी क्या है? आप जो भी कुछ देख रहे हैं, यह मिट्टी आपकी, जैसा भारत है, भारत विविधताओं का देश है, भारत भिन्नताओं का देश है। तो भारत में जितनी विविधता है, जितनी भिन्नता है, इसी विविधता इसी भिन्नता की तरह हमारे यहाँ मिट्टी भी बहुत सी प्रकार की पाई जाती है। तो चलिए आज पर्यावरणीय अध्ययन में स्थलजात तत्वों में से एक विश्व समुदाय की मिट्टी को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे भारत की मिट्टी का वर्गीकरण। तो दोस्तों, सबसे पहले भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण, जिसमें नंबर 1 हम रखते हैं इसको पर्वतीय मिट्टी को। पर्वतीय मिट्टी का आशय ये हो गया, जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं, ऐसी मिट्टी को हम पर्वतीय मिट्टी की श्रेणी में रखते हैं। जैसे हिमालयी क्षेत्र है, हिमालय पूरा जो कश्मीर से लेकर के हमारा अरुणाचल तक, अरकान की पहाड़ी तक है, इसके निकटवर्ती जो हमारे राज्य हैं, इनमें जो मिट्टी पाई जाती है, उस मिट्टी को हम पर्वतीय मिट्टी की श्रेणी में रखते हैं। आपका कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, आसाम है, मेघालय है, नागालैंड है, यह सारे, सिक्किम है, सारे के सारे राज्य कहीं न कहीं यह पर्वतीय मिट्टी की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो यह हो गया हमारा पर्वतीय मिट्टी। नाम भी है, जैसे हिमालय, हिमाचल, उत्तरांचल, असम, यह क्षेत्र जो है मिट्टी का है। इसमें यदि आप कैटेगरी करेंगे तो जलोढ़ मिट्टी, चीका मिट्टी, बलुई मिट्टी, नवीन मिट्टी, नवीन जलोढ़ जिसे खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ जिसे बांगर कहते हैं। एक सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, भारत का जब मिट्टी की संरचना पढ़ेंगे, भारतीय मिट्टी की जलवायु पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जब नदियाँ हिमालय से निकल करके, ये सारी की सारी नदियाँ जब मैदानी क्षेत्रों में उतरी, तो ऊपर से चट्टानों को तोड़ करके जल से लुढ़क लुढ़क करके नीचे आने पर ऐसी निर्मित मिट्टियों को, जल से लुढ़क कर आने वाली मिट्टियों को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अब ये जो पर्वतीय भाग से चट्टानों को तोड़ करके, जल लुढ़का करके ला करके नदियों के किनारे अवसादों को, मिट्टियों के ढेर को जमा करता गया, उससे पट करके जो मैदान निर्मित हुआ, उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अब इस जलोढ़ मिट्टी में 2 कैटेगरी है, एक पुरानी जलोढ़, एक नई जलोढ़। जहाँ जलोढ़ मिट्टी जमते जमते बहुत ऊंचा स्थान हो गया, अब वहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता, उसे बांगर कहते हैं। जहाँ अभी पानी पहुँच जाता है, उसे हम खादर कहते हैं। चीका मिट्टी जो पानी के साथ घुलने पर, और जब वो पानी हट जाता है, सूख जाता है, तो चीके जैसी हो जाती है। तो जैसा नाम है तैसा उसका गुण है। तो जलोढ़ मिट्टी जल से लुढ़कने के कारण, चीका मिट्टी चिकनी होने के नाते, इस तरह भारत में मिट्टियों का नाम उनके स्वभाव और गुण धर्म के आधार पर पड़ा। तो इस गुण धर्म और स्वभाव के आधार पर आप जलोढ़ मिट्टी, चीका मिट्टी, इस सारी मिट्टियों की हमने चर्चा की। अब है आगे लाल मिट्टी। लाल मिट्टी हमारी जो है, यह लेटराइजेशन प्रक्रिया से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें अपर्दन से यह बनी होती है। लाल मिट्टी लेटराइजेशन की प्रक्रिया में अपर्दन होता है। इस अपर्दन से लाल दोमट, बलुई दोमट और दक्षिण के पठार जैसे या मध्यवर्ती क्षेत्र हैं। तो सिंपल सी बात है, जिसमें ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी, वह मिट्टी जिसमें ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी, उसमें वह लाल दिखेगी। इस लाल मिट्टी में लेटराइजेशन की प्रक्रिया जब होगी, तो उस लेटराइजेशन की प्रक्रिया से एक स्वरूप उसका जो तय होगा, वह लाल मिट्टी का तय होगा। दूसरा स्वरूप जो तय होगा, वह बलुई दोमट का। तो लाल मिट्टी, बलुई दोमट। अब इसका क्षेत्र कहाँ है? तो जैसे दक्षिण का पठार, भारत का जो दक्षिण का पठार है, यह लाल मिट्टी से क्षेत्र आच्छादित है और यह लेटराइजेशन की प्रक्रिया से निर्मित मिट्टी है।
इसमें मध्यवर्ती प्रदेश भी आते हैं। सामान्य यह उपजाऊ होती है, अब है तो ये इसकी 3 विशेषताएं हो गई। यह लेटराइजेशन से बनती है, यह अपर्दन प्रक्रिया से निर्मित होती है, यह 2 प्रकार की होती है, एक लाल मिट्टी एक दोमट मिट्टी। इसका क्षेत्र क्या है? दक्षिण का पठार, मध्यवर्ती प्रदेश, भारत का मध्य क्षेत्र जो है इसकी श्रेणी में आता है। यह विशेषता इसकी होती है कि यह सामान्य उपजाऊ होती है, यह दोमट की तरह या जलोढ़ की तरह उपजाऊ नहीं होती, बल्कि यह सामान्य उपजाऊ होती है। अब अगली मिट्टी की बात है काली मिट्टी की। काली मिट्टी हम उस मिट्टी को कहते हैं जब भारत में या किसी भी धरातल के उस भूभाग पर जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, उसके मैग्मा से निर्मित ढेर लावा में जब तब्दील होकर के, तो ऐसे क्षेत्र में निर्मित ज्वालामुखी प्रक्रिया से मिट्टी को हम काली मिट्टी कहते हैं। यह काली मिट्टी हमारी जो है चीका, दोमट, लावा के स्वरूप में पाई जाती है। कहीं कहीं चीका के रूप में पाई जाती है, कहीं दोमट में पाई जाती है और कहीं लावा में पाई जाती है। अब अगली बात है, यह मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? तो इस मिट्टी का क्षेत्र है दक्षिण का पठार। भारत का दक्षिण का पठार इस क्षेत्र से आच्छादित है। भारत में काली मिट्टी दक्षिण के पठार में पाई जाती है। खास तौर से आप नाम लेना चाहें तो महाराष्ट्र का आप नाम ले सकते हैं। महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वह काली मिट्टी से निर्मित भूभाग का है, जहां ज्वालामुखी की प्रक्रिया से मिट्टी यह निर्मित होती है, इसका स्वरूप काला हो जाता है। तो इसके गुण, धर्म और रंग के आधार पर जैसे मैंने बताया कि भारतीय मिट्टियों का नाम इस तरह पड़ा, यह काली मिट्टी हो गई। एक और मिट्टी की चर्चा कर लेते हैं, यह है मिट्टी लेटराइट। लेटराइट मिट्टी फिर वही बात आएगी, लेटराइजेशन से बनी है। लेटराइजेशन से बनी यह मिट्टी भारत में आप ये देख लीजिए, जब बहुत तेज बारिश होती है तो बारिश होने के कारण जो मिट्टी ढकी होती है, उस मिट्टी के ढकने वाले ऊपरी आवरण पर जब वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो वह मिट्टी कट करके नंगी हो जाती है। वह मिट्टी का जो आवरण होता है उस पर, वह मिट्टी पर बारिश की बूंदें पड़ने से वह आवरण कट करके बह जाता है, अपर्दित हो जाता है, हट जाता है। और वह जब हट जाता है तो जो वह रवे प्राप्त होते हैं, यह स्वरूप जो निर्मित होता है वह है लेटराइट मिट्टी का। और यह प्रक्रिया वर्षा के द्वारा, अपर्दन के द्वारा, यह लेटराइजेशन से बनी है। यह पठारी भाग जो भारत का है, यह पश्चिमी जो घाट भारत का है, पठारी भाग दक्षिण का, पश्चिमी घाट भारत का, यह सब मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी खास विशेषता यह होती है, यह कम उपजाऊ होती है। इसमें बहुत अच्छी फसलें आप नहीं प्राप्त कर सकते। इस क्षेत्र में रहने वाले जो किसान हैं, खेतीहर के दृष्टि से बड़े निर्धन होते हैं। बहुत अच्छी फसलें नहीं इस क्षेत्र में आ सकती हैं। यह कम उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें लेटराइजेशन की प्रक्रिया होती है और इसका नाम ही है लेटराइट मिट्टी। यह अब तक की मिट्टियों की चर्चा हो गई। जो और मिट्टियां हैं, जैसे मरुस्थली मिट्टी। मरुस्थली मिट्टी की बात करेंगे तो जैसे शब्दों को आप अलग कर दें, मरु स्थल अर्थात धरती का वह भाग जो मरा हुआ है, जिसमें उपजाऊपन कम है, जिसमें उर्वरा शक्ति कम है, ऐसी मिट्टी को हम मरुस्थली मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक शीत मरुस्थल, एक उष्ण मरुस्थल। अभी हम जो भारत के संदर्भ में मिट्टियों का वर्गीकरण है, हम इसमें अभी पढ़ रहे हैं उष्ण मरुस्थल अर्थात थार का जो क्षेत्र है, भारत का जो रेगिस्तानी बेल्ट है, भारत का जो राजस्थान का पोर्शन है, यह इस मिट्टी के लिए जाना जाता है। तो मरुस्थली मिट्टी भारत में, राजस्थान में थार के क्षेत्र में पाई जाती है, अर्थात जिसमें उर्वरा शक्ति कम होती है। उसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वह अनउपजाऊ होती है। अनउपजाऊ, उर्वरा शक्ति से हीन ऐसी मिट्टी को जहां पर कोई वनस्पतियां नहीं उगती हैं, उसका एकमात्र कारण है वर्षा का अभाव। उसमें लवण की मात्रा का अधिक होना, उसमें क्षार अधिक होना, यह जो लवणी तत्व उसमें अधिक प्रबल मात्रा में पाए जाते हैं। वहाँ पानी की कमी होती है, वर्षा नहीं होती है। उसका सबसे बड़ा एक कारण है अरावली पर्वत की दिशा का विमुख होना। यदि अरावली पर्वत सही दिशा में होता तो अरब सागर से निकल करके चलने वाले मानसून उससे टकराते, भराभर झमाझम बारिश होती। जो रेगिस्तान है थार का, वह पूरा वनाच्छादित होता। लेकिन अरावली पर्वत गलत दिशा में होने के कारण वह
मानसूनी हवाओं को, अरब सागर से चलने वाले हवाओं को रोक नहीं पाता है और वह क्षेत्र क्या हो गया, मरुस्थल, मरा हुआ क्षेत्र, अर्थात वह बंजर क्षेत्र है जहाँ खेती नहीं हो सकती। अगली बात है, अब यह जो मरुस्थली मिट्टी है उसके भी स्वरूप और गुणधर के आधार पर दो वर्ग हो जाते हैं, एक बलुई है और दूसरी नमकीन मिट्टी है। जहाँ बालू है, रेत है, मरुस्थलीय मिट्टी के स्वभाव के आधार पर दो क्षेत्र करेंगे, एक बलुई और एक नमकीन, जिसमें नमक की मात्रा, लवण की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। बालू प्रधान क्षेत्र अर्थात फिर वही बात है राजस्थान की। अब मिट्टी का पारिस्थितिकी महत्व क्या है? आप जितने तत्व हैं उन सारे तत्वों में सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है तो कोई वह तत्व है आपका मिट्टी। मिट्टी का पारिस्थितिकी स्वरूप सबसे अहम रोल अदा करता है। यदि किसी क्षेत्र में वनस्पतियां कैसी हैं, किसी क्षेत्र के मानव कैसे हैं, किसी क्षेत्र में फसलें कैसी होती हैं, यह सब कुछ किसी पर निर्भर करता है। तो एक तत्व है जो प्रधान तत्व है, प्रबल भूमिका में है प्रकृति के सारे तत्वों में, वह है आपका मिट्टी। और यह मिट्टी पारिस्थितिकी स्वरूप को जन्म देने में अहम रोल अदा करती है। तो मिट्टी का पारिस्थितिकी महत्व क्या है? इसके बिना पशु, वनस्पतियां की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसी मिट्टी यदि आप बहुत प्रभावशाली नहीं है तो इस मिट्टी को हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे क्षेत्र के लिए नहीं जाने जा सकते। ऐसे में मिट्टी का पारिस्थितिकी महत्व बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रबल है, बहुत अहम है। यदि मिट्टी प्रभावशाली होगी, मिट्टी उर्वरा शक्ति से युक्त होगी, मिट्टी प्रभावशाली होगी तो वहाँ प्रभावशाली वनस्पतियाँ होंगी, वहाँ प्रभावशाली खेती होगी और वहाँ प्रभावशाली जनता निवास करेगी। इसीलिए एशिया को प्रकृति का पालना कहते हैं। भारत सभी धर्मों की धुरी है। भारत प्राकृतिक विविधता, धार्मिक विविधता, जनजाति विविधता का उद्गम स्थल है। तो उसके पीछे इस पूरे 2400 किलोमीटर लंबा गंगा से लेकर के सिंधु तक असम ब्रह्मपुत्र का जो ये बेल्ट है सबसे उपजाऊ है। यह उपजाऊपन इस मिट्टी को, इस क्षेत्र को अहम रोल प्रदान करता है प्राकृतिक तत्वों में। इसकी पारिस्थितिकी सबसे अलग हो जाती है। अब है खनिज। लगभग खनिजों की बात करेंगे तो पूरे इस व्यवस्था में आप जान लें, खनिज लगभग 200 अरब वर्ष की भौतिक प्रक्रिया से इसका निर्माण होता है। अर्थात यही मिट्टी के तत्व 200 अरब वर्ष भौतिक प्रक्रिया के भौतिक प्रक्रिया अंतर्गत जब वो प्रोसेस में चलते हैं, प्रक्रिया में चलते हैं, तो प्रकृति उन्हीं तत्वों से खनिजों का निर्माण करती है और वही खनिज फिर विविध रूप प्राप्त करते हैं, जिसकी मैं अभी चर्चा करता हूँ। खनिज के प्रकार, खनिज जो मिट्टी से खन करके निकाले जाते हैं उसे हम खनिज कहते हैं। और यह खन करके निकाले जाने वाले मिट्टी में जो प्राप्त खनिज हैं, अब उनके बारे में हम थोड़ा सा जान ले। तो नंबर 1 है भौतिक, दूसरा है अभौतिक, तीसरा है धात्विक और फिर है अधात्विक और लास्ट में ऊर्जा। तो क्रमशः देख लें, भौतिक, अभौतिक, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा। यह सारे जो खनिजों का स्वरूप है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये कहीं न कहीं पर्यावरण को जन्म देते हैं। चूंकि हमारा प्रमुख टॉपिक है पर्यावरणीय अध्ययन, अर्थात किसी स्थान विशेष के पर्यावरण का अध्ययन करना है तो हमको इन सारी बातों पर अक्षरशः निगाह डालनी पड़ेगी। इनके महत्व को, इनके भूमिका को, इनके होने के अर्थ को समझना पड़ेगा। तब जाकर के हम किसी स्थान विशेष की पर्यावरणीय पारिस्थितिकी को समझेंगे और पर्यावरणीय पारिस्थितिकी को समझने के उपरांत हम पर्यावरण का गहन अध्ययन कर सकते हैं। अब है धात्विक। अभी जो टॉपिक है एक हम वहीं से उठा रहे हैं। धात्विक बात आएगी तो धात्विक खनिज किसे कहते हैं? इस धात्विक खनिज में नंबर 1 है लोहा, दूसरा है सोना, चांदी, निकल, या इस तरह के इस गोत्र के या इस क्षेत्र के जितने खनिज हैं उनको हम धात्विक श्रेणी में रखेंगे। सोना,
लोहा, निकल। अब अधात्विक श्रेणी बात आएगी जिसमें धातुएं नहीं पाई जाती। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? तो उसमें अभ्रक है, कोयला है, पेट्रोल है, गैस है। तो खनिज दो प्रकार के, एक धातु लोहा, सोना, निकिल, एक अधातु जिसमें पेट्रोलियम, कोयला और गैसें हैं। इस तरह आज का यह टॉपिक आपके समक्ष पर्यावरणीय अध्ययन के अंतर्गत स्थल जात तत्वों में से विश्व की मिट्टी के बाद भारत की मिट्टी का अध्ययन रहा। यह एक पर्यावरणीय अध्ययन के छात्र के लिए सबसे सुगम और सरल। आप इन बातों को पढ़ करके हमें आप कमेंट करें, लाइक करें। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय समय पर इस तरह की जानकारी के लिए वीडियो मिलती रहे, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।